तस्वीरें लेना भी जिंदगी में जरूरी होता है जनाब, क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों, वक्त रहते नौकरी भी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग इस नौकरी लेने के पीछे आपकी जो कड़ी मेहनत है उसकी कदर नहीं करते। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग 30 इडियम्स डिस्कस कर चुके थे, लगभग 29। और सिस्टम सिस्टम थोड़ा काम नहीं किया लैपटॉप, इसीलिए थोड़ा सिस्टम फंस गया, वरना हम कोशिश किए थे कि 50 तक कंप्लीट कर लेते। लेकिन आज हम जो है लगभग 40 इडियम्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये 40 टोटल, आपका 50 से भी ज़्यादा चल जाएगा, आप देखिएगा कैसे। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, अभी मेरा जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 119 है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो तक आप इसे 200 सब्सक्राइबर पहुंचाने में सहयोग करें, ठीक है, ताकि हम इसी तरह आपके लिए मेहनतशील वीडियो। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इडियम्स होते हैं ना, एक होते हैं रटने, जो मीनिंग है वो उधार होता है, एक मीनिंगफुल होता है और एक ओरिजिन बेस होता है, ठीक है। इडियम्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इडियम पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला है मीनिंग। मीनिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको रट लीजिए, ठीक है। आप जब रटिएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि वर्ड बेस्ड एरर क्रिएट होगा। वर्ड बेस्ड एरर यानी 2-3 ऑप्शन में सेम तरह के वर्ड दे देंगे, मिलते जुलते, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा वर्ड चुनना है। और दूसरा तरीका है इडियम पढ़ने का ओरिजिन बेस्ड, कि वो इडियम आया कैसे है, ठीक है, आया कैसे है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं कि वो इडियम आया कैसे है, तो ये एक इजी तरीका होता है एग्जाम में इडियम्स को सॉल्व करने का, उसको समझने का। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट क्या निकलता है ना, कि मान लीजिए कोई न्यू इडियम्स आता है। अब न्यू इडियम आया तो आपको तो उसका ओरिजिन नहीं पता। अरे भाई, जब न्यू इडियम आया है तो आपको क्या उसका ओरिजिन पता है? नहीं पता है। लेकिन जब आप ये पढ़ना शुरू कर दीजिएगा कि कोई इडियम आया कैसे है, तो न्यू इडियम भी आएगा ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज को क्लिक करना शुरू कर देगा कि आखिर ये इडियम बना कैसे है। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हो? कि भले आपको न्यू इडियम का अर्थ नहीं पता, लेकिन उस इडियम का यदि आप ओरिजिन व्यू से आप सोचना शुरू कीजिएगा तो आपके लिए खुद एक व्यू जनरेट हो जाएगा, जिससे आप समझ पाइएगा कि इस न्यू इडियम का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग 29 वर्ड डिस्कस कर चुके थे और ये 30 नंबर वर्ड है, और थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे ताकि समय की किल्लत को भी हम समझते चले, है ना, ज्यादा समय नहीं लेना है। देखिए, लिखा हुआ है रिग्रेट करना। रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछतावा करना, यूजलेसली, निरर्थक, मतलब फालतू पछतावा करना, सिंपल, फालतू पछतावा करना, आप समझिए। देखिए, यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैंने बस आपको जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर भी डाल दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे मेन दिक्कत ये है कि लगभग 4 से 5 या 10 वीडियोज हो सकते हैं, और जो शुरू से 9 वीडियोज होंगी ना, वहां पर तो आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ धीरे धीरे बनते हैं। पर 10 जो हमारी जो लास्ट वीडियोज होगी ना, उसमें ये पीडीएफ आपको मस्ट मिलेंगे, तब, क्योंकि तब तक सारा पीडीएफ ओरिजिन बेसिस से तैयार हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, क्योंकि आप हो सके कभी भूल जाइएगा, तो ये चीज को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका क्या ओरिजिन था, है ना, क्या ओरिजिन था, आप समझ सकते हैं। चलिए, इस चीज को मैं, आप खुद पढ़िएगा, मैं आपको इसका सीधा डेफिनेशन बताऊंगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, कैसे आया है ये इडियम। ठीक है, मैं ये आपके लिए दे रहा हूं, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, देखिए, क्राइज ऑफ ऑल, आपने पढ़ा होगा कि भेड़िया आया लेकिन कोई नहीं आता, एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो उस दिन लोग नहीं सुना। तो एक अफवाह फैलाना, जिसको बोलते हैं अफवाह फैलाना। फाइंड फॉल्ट भी तो मतलब होता है गलती ढूंढना, सिंपल है, गलती ढूंढना, है ना, गलती ढूंढना। क्राइज फॉर द मून, क्राइज फॉर द मून मतलब क्या होता है? देखिए, क्राइज फॉर द मून, फॉर द मून यानी एक ऐसी चीज की मांग करना जो आपको मिल नहीं सकती। कोई बच्चा बोलेगा मेरे को चांद चाहिए, तो आप चांद दे पाइएगा क्या उसको? नहीं दे सकते। इसी में एग्जाम, इसी में देखिएगा, कुछ आपको 50 के बाद मिलेगा, प्रोमिस द अर्थ। ये भी एक इडियम है, प्रोमिस द अर्थ, प्रोमिस द अर्थ यानी कोई मतलब बॉयफ्रेंड बोल सकते हो गर्लफ्रेंड को, या हस्बैंड बोल सकते हो वाइफ को, बोल रहा है प्रोमिस किया कि हम तुमको अर्थ दे देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी को अर्थ गिफ्ट कर दे? यार भाई, पूरी अर्थ पे आपका हक होगा तभी तो आप अर्थ गिफ्ट करोगे, नहीं कर पाओगे,
है ना। तो ऐसी चीज मतलब वादा कर देना जो आप दे नहीं सकते। क्राइज फॉर द मून, मून की मांग कर रहे हो और भाई चंद्रमा कैसे किसी को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो आप ऐसी चीज की मांग करना जो संभव नहीं है, ठीक है। ये तीसरा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्राइज फॉर द मिल्क होगा। और इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। देखिए मिल्क हमारे भारतीय संस्कृति में भी, भारतीय संस्कृति में मांगी, है ना। और क्या है, थोड़ा बहुत पूजनीय भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पूजनीय, वैल्यूएबल जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वैल्यूएबल है। अब मान लीजिए मिल्क स्प्लिट कर गया, गिर गया जमीन पर, मिल्क क्या हुआ? गिर गया। आप क्या दूध को उठा के पी लीजिएगा? जमीन पर यदि दूध गिर गया है, आप क्या उसको ऐसे टटोर कर गिलास में डालकर गर्म करके पी लीजिएगा? नहीं पी सकते। क्या उसको छान कर पीजिएगा? नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है ना, जब धरती पर गिरेगा तो उसके कीटाणु जो भी उसमें मिल जाएंगे, आप उसको गर्म करोगे, दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब जब दूध जमीन पर गिरेगा तो वो यूजलेस हो जाएगा। जब दूध जमीन पर गिरेगा वो टोटली यूजलेस हो जाएगा, आप उसका दोबारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो क्राइज ओवर द स्प्लिट मिल्क, तो जो इस चीज का आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके लिए रो कर क्या फायदा? अरे भाई जो चीज लौट कर नहीं आ सकती उसके लिए रो कर क्या फायदा? वो तो फिर यूजलेस चीज हुआ ना। जो चीज लौट कर नहीं आ सकती उसके लिए रोना मतलब एक यूजलेस वर्क हो गया, मतलब जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। तो वही लिखा हुआ है क्राइज ओवर द स्प्लिट मिल्क, मतलब एक वैल्यूएबल चीज था, गिर गया, अब उसका कोई उपयोगिता नहीं है, मतलब रिग्रेट यूजलेसली। आपका यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। लिखा हुआ है एड फ्यूल टू द फ्लेम। देखिए एड फ्यूल टू द फ्लेम सिंपल है कि मान लीजिए कहीं आग जल रहा है, कहीं आग जल रहा है धधक धधक के, आप उसमें और पेट्रोल डाल दो तो क्या हो जाएगा? आग और धधक जाएगा। सिंपल है। कहीं आग छोटी सी लगी हुई, आप उसमें पेट्रोल डाल दो, आग धधक जाएगा। मतलब जो सिचुएशन होगा ना वो वर्सन हो जाएगा। सिचुएशन क्या? और वर्सन हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। जैसे जंगल होता है, जंगल में आग लगता है तो जो सूखे पेड़ पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? एड फ्यूल टू द फ्लेम का काम करते हैं। एड फ्यूल टू द फ्लेम का काम करते हैं, टू द फ्लेम। यानी जंगल में लगी आग में जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं या जो सूखी सूखी पत्तियां होती है वो क्या एक तरह से फ्यूल का काम करती हैं। पत्ते पत्ते वगैरह फ्यूल की तरह करते हैं। जो फ्लेम, जो आग होता है उसको और धधका देते हैं। यानी सिचुएशन को क्या करते हैं जंगल में, जब जंगल में आग लग जाए तो सिचुएशन क्या होता है? ओर्स हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है पूरी चारों तरफ से। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में आग लगा था आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा जंगल हजारों किलोमीटर का बर्बाद हो गया है। यानी सिचुएशन क्या हो गया? ओर्स होता चला गया। कई बार जंगल में आग लग जाती है ना तो अंदाजा लगाकर जो है दूर से ही लगभग 1 मीटर का एरिया को पूरा क्लीन कर दिया जाता है, पूरा क्लीन, ताकि आग जो है यहाँ तक पहुंचे और इसके बाद यहाँ जलने के लिए कोई पत्ता होता नहीं, कोई फ्यूल वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई फ्यूल नहीं मिलेगा तो ये आग आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जंगल में कभी आप देखो खेतों में आग लग जाता है तो लोग ट्रैक्टर से क्या करते हैं या फिर हसुआ उसुआ लेके, मान लीजिए खेत है या आग लग गया है तो लोग क्या करेंगे? हसुआ से लेके यहीं पर जितना धान उन है उसको काट के ले जाएंगे ताकि यहाँ वाला आग इधर ना जाए। तो मतलब ये फ्यूल की तरह काम नहीं करेंगे। तो एड फ्यूल टू द फ्लेम का सिंपल मतलब होगा कि सिचुएशन ओरसन हो जाना है। आप इसको जंगल में लगी आग से कंपेयर कीजिएगा कि जंगल में लगाई आग को हम फ्लेम कहेंगे और जो सूखे पत्ते पेड़ पौधे होते हैं वो फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो जब ये फ्यूल फ्लेम में ऐड हो जाएंगे जो जंगल होगा वो तबाह हो जाएगा और ओरसन और खराब हो जाएगा। तो मार्किंग या देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेकिंग ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। यानी जंगल में लगा आग खराब तो है लेकिन जो पत्ते फ्यूल की तरह काम कर गए ना वो उसको और खराब कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने यहां पर एक इडियम्स लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूं और ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है हैंग इन देयर। हैंग मतलब क्या? वो लटका होना, लटका होना या फिर बोल सकते हैं टिका होना, ठीक है। तो हैंग इन देयर मतलब वहां लटके रहना या टिके रहना। टिके रहना मतलब डटे रहना, डटे रहना मतलब डोंट गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्यागना। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना, ठीक है। और डोंट गिव अप मतलब मत त्यागना, मतलब टिके रहना, डटे रहना, ठीक है, डटे रहना। चलिए ये आपका सही आंसर है। देखिए जो इडियम्स होते हैं ना उसमें एक ऑप्शन सही होता है और बाकी 3 ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं। आप में से कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन भी डिस्कस कीजिए। मैं ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ओरिजिन बेसिस से आपको बताता हूँ। ओरिजिन बेसिस मतलब वो इडियम्स आया कैसे है, और यदि वो आया और यदि मैं उस ऑप्शन से भी आपको क्लियर कर देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि फालतू ऑप्शन पढ़ने में मुझे समय देना चाहिए। आप बस ओरिजिन याद रखिए, ऑप्शन ढूंढिए और सीधा मार के निकल जाइए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। देखिए पहले जमाने में क्या होता था
पहले देखिए जितने भी इडियम्स आए हैं ना, यदि आप ओरिजिन बेसिस पढ़ रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा पहले जमाने में। ठीक है, बस ये दिमाग में अपने रखिए कि जब भी आप ओरिजिन पढ़ो, आप अपने मन से पहला शब्द यही बोलो, पहले जमाने में। तो पहले जमाने में क्या होता था? अस्पोक वाले व्हील तो होते नहीं थे। अस्पोक वाले व्हील तो नहीं होते थे। पहले तो लकड़ियों वाले व्हील्स होते थे, है ना, तीन गो ऐसे तीन चार आता था, आज भी बैलगाड़ी में देखिएगा। या फिर पत्थर के व्हील होते थे या लोहे के व्हील होते थे। लोहे के व्हील तो फिर भी बाद में आए। अब देखिए कहीं भी व्हील चल रहा है या चलाना है तो क्या होता था, वो तो चल जाएगा, लेकिन आप इसमें क्या करो, स्पोक डाल दो, एक लोहा वाला छड़ डाल दो ताकि चक्का घूम ही ना सके। ठीक है, एक लोहा वाला व्हील डाल दो ताकि चक्का घूम ही ना सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्हील का मकसद था कि वो कुछ काम करेगा, कुछ सिचुएशन को आगे लेकर जाएगा, बेहतर करेगा, ईज करेगा, काम में बढ़ोतरी करेगा। अरे व्हील का यही तो काम है। चक्के का काम क्या है? ढो इधर वाला भारी सामान उठा के उधर ले जाओ, काम में मदद करना, है ना। लेकिन जब आप उसमें एक स्पोक डाल दो कि व्हील चल ही ना पाए, क्या आपका काम होगा? नहीं होगा। यानी सिचुएशन को, जो काम है उसमें क्या रुकावटें खड़ी करेगा। अगर आप किसी व्हील में एक स्पोक डाल देते हो तो आप क्या करते हो? रुकावट क्रिएट करते हो, रुकावट क्रिएट करते हो। तो वही है। तो देखिए, नैरेटिंग या फॉल्स स्टोरी बिल्कुल ऐसा सेंस नहीं है। टू रिसीव कॉल्ड रिसेशन बिल्कुल, टू लीव समवन विदाउट एनी प्रूफ गलत बात है। टू थ्वाट समवन इन एजुकेशन ऑफ वन ईयर, ये हो सकता है आंसर। कि किसी को थ्वाट मतलब है रोकना, कि किसी को रोकना कि वो अपना काम कर पाए। भाई किसी का व्हील क्या है? काम करता है। आप व्हील में स्पोक डाल दिए, काम करेगा? वो नहीं काम करेगा। समवन, किसी लोगों की जिंदगी में भी आप कुछ रुकावटें क्रिएट करते हो, तो वही सेंस वाला था कि आप तो स्पोक डाल रहे हो उसके व्हील में, उसकी तरक्की में आप क्या कर रहे हो? रुकावटें क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है लॉस योर मार्बल्स। देखिए मार्बल्स आप जानते होंगे, बचपन में अंटी खेलते होंगे। अंटी, है ना। अंटी का क्या स्पेलिंग है, मैं कैसे लिखूं? वो जो गोल गोल होता है ना, पत्थर वाला अंटी, इस तरह करके मारते थे, इस तरह या इस तरह कुछ, है ना। ठीक है, अंटी। लेकिन अमीरों के तो अलग ही खेल होते हैं। अमीरों के क्या होते थे, आपने देखा होगा कि वो लोग ऐसे गोल गोल होता है, और जो जब कैसीनो वगैरह में जाते हैं और खेलते हैं वहां पे, तो उनको कुछ इसी तरह मिल जाता है, एक कुछ पैसा वैसा देकर खरीदते हैं मार्बल्स, है ना, ऐसे ऐसे खरीदते हैं। और जब हारते हैं तो बड़ा अमाउंट हारते हैं ना। जब अमीर लोग कैसीनो में जाते हैं और जब हारते हैं तो बड़ा अमाउंट हारते हैं, लाखों रुपए में हारते हैं। तो जब कोई लाखों रुपए में अपना कैसीनो में बहा देगा, उसका मेंटल स्थिति सोचिए वो कैसा होगा। अरे भाई वो हार रहा है वो अलग चीज है, उसका मेंटल स्थिति सोचिए वो कैसा होगा। मतलब उसका माइंड कैसे काम करेगा, वो तो पगला जाएगा कि यार लाखों रुपए हार गए, है ना। ठीक। तो लॉस योर मार्बल का सिंपल मतलब होगा कि इनसेन, मतलब पागल हो जाना, सोच सोच के पागल हो जाने के बाद इतना हार गए। लॉस योर मार्बल्स टू बिकम इनसेन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए वेल्थ, टू लॉस द वेल्थ, ये इसका जो देखिए ओरिजिन, जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हो तो उससे आप अर्थ निकालते हो, ना कि जो वो इडियम का अर्थ दे रहा है आप वही समझ लो। देखिए जैसे लिखा हुआ एक इडियम होता है रेन कैट एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो इसका अर्थ यदि आप हिंदी में निकालोगे, लिखेगा कि बिल्ली बिल्ली कुत्तों की बारिश होना, लेकिन ये तो इसका अर्थ नहीं है ना। कुत्ते बिल्लू की बारिश होना, क्या इसका ये अर्थ है? नहीं अर्थ है, बिल्कुल जरा। लॉस योर मार्बल्स, इसका अर्थ टू लॉस द वेल्थ, ये इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए कि लॉस योर मार्बल मतलब धन, धन खोना, पर ये इसका मीनिंग नहीं है। इसको जैसे रैन कैट्स एंड डॉग्स मतलब बिल्ली कुत्तों की बारिश होना, ये इसका एक जनरल मीनिंग निकलता है। लॉस योर मार्बल्स मतलब अपना धन खोना, ये इसका जनरल मीनिंग है। लेकिन क्या जनरल मीनिंग काफी है? नहीं। रेन्स कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है हैविली बारिश होना, मतलब उसका अर्थ हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह जब लॉस योर मार्बल्स की ओर चलेंगे तो हम इसका अर्थ ढूंढेंगे, और इसका अर्थ यही होगा कि जब कोई लाखों रुपए नुकसान करता है कैसीनो में, तो उसका मेंटल स्थिति ऐसा रहता है, यार लाखों रुपए नुकसान करके पागल हो जाता है, दारू पीता है ना, तो उसके मेंटल स्थिति आ जाती है, पागल हो जाता है वो इस चीजों को लेकर। ठीक है, तो टू बिकम इंसान, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। टू वेस्ट द रिसोर्सेज एंड टू लॉस द वेस्ट, ये दोनों इसके जनरल मीनिंग है। इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका सिंपल मतलब है कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, अब इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। एक मुंह एक आदमी आजूम कीजिए और उसकी एक छोटी सी मुंह है, और इसमें बड़ा पाव ठूस दीजिए या बर्गर ठूस दीजिए, एकदम पूरा बर्गर बड़ा वाला, है ना। आप कहीं दुकान गए हो बर्गर किंग के पास और एक बर्गर लीजिए, पूरा पूरा बर्गर एक साथ ठूस लीजिए मुंह में, आप क्या चबा पाइएगा? नहीं चबा पाइएगा। बाइट ऑफ मोर देन वन यू चू, मतलब जरूरत से ज्यादा चीज ले लेना जिस पर आप काम ना कर सको, प्रैक्टिकल चीज है। बाइट ऑफ मोर देन वन यू कैन चू मतलब जरूरत से ज्यादा ऐसा काम ले लेना जिसे आप कर ही ना पाओ। ठीक है, जैसे बोल दे हिमालय पे चढ़ जाओ, तो जरूरत से ज्यादा काम ले लिया, आप चढ़ नहीं सकते, आपको
जो है काफी प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा ग्लूटन मतलब भूखड़ होना ये नहीं होगा। टू कर ये सब ज्यादा मतलब नहीं होना, डिस्ट्रक्टिव और ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप 4 नंबर याद रखें। देखिए टू बी इन द डोल्ड्रम, अब डोल्ड्रम मतलब समझिए डोल्ड्रम मतलब क्या होता है। शांत क्षेत्र जिसको बोलते हैं। शांत क्षेत्र कहने का मतलब मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। देखिए ये आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप क्या क्या देख पा रहे हो कि एक समुद्र है, एक नाव है, और ये समुद्र क्या है, शांत है। सबसे बड़ी बात है शांत। शांत शांत कहने का मतलब वो क्या है, यहाँ पर विंड नहीं है। समुद्र में जो ज्वार आता है वो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस शांत समुद्र है। आप नाव लेके खड़े हो, आपकी क्या नाव आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस स्थिति को डोल्ड्रम बोलते हैं, डोल्ड्रम। ठीक है, यानी ये जो शांत स्थिति होती है ना, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। इन द डोल्ड्रम मतलब बहुत शांत स्थिति में होना। ठीक है, तो इन द डोल्ड्रम आप समझिए इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। देखिए पहले जमाने में, जब भी मैं बताता हूँ कि जब ईडीएम पढ़ने जाएंगे आपके सामने पहला माइंड में जो पहले जमाने में। ठीक है, तो पहले जमाने में क्या होता था कि जब जहाज वगैरह जाते थे, तो जहाज वगैरह एक द्वीप से दूसरे द्वीप की तरफ जाते थे, तो यहाँ तक जाने में ऐसा तो था नहीं कि उसमें मशीन तो थे नहीं जहाज में। जो जहाज होता था उसमें तो कोई मशीन था नहीं। उसको तो ये जो बेलचा होता है ऐसे ऐसे पानी काट काट के आगे बढ़ते थे। कभी कभी ज्वार आ जाता था तो नाव अपने आप चला जाता था, धकेल जाता था। बस उसको उससे बेलचे से बैलेंस करता था कि हमको जाना किस दिशा में है। हवाएं नहीं चलती थी तो पता नहीं चलता था कि हम पूरब की ओर जाएंगे कि पश्चिम की ओर जाएंगे। मान लीजिए समुद्र में आप एक ऐसी स्थिति में आ जाओ जहां ज्वार नहीं चल रहे, तो आपकी नाव बढ़ नहीं पाएगी। जब ज्वार नहीं है तो आपकी नाव बढ़ नहीं पाएगी, विंड नहीं है, आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा कि किधर जाना है ना। आप नॉन डायरेक्शन हो जाएंगे। विंड भी रहता है, नाव को ठेल ठेल के आगे बढ़ा देता है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो आपकी स्थिति में मनोस्थिति क्या होगी आप सोचिए। आपकी मनोस्थिति उस समय क्या होगी, आपका मन क्या सोचेगा? आप तो रहेंगे यार अब कैसे जाएंगे घर, अब तो मुश्किल हो गया घर जाना। आप क्या है, आप एकदम आपकी जो स्पिरिट है, जो आपका उत्साह है कि हमको जाना है, वो एकदम गिर जाएगा, है ना। समझो, तो इन द डोल्ड्रम मतलब इन शांत होना, है ना। शांत होने का इन द सेंस ये है कि एक ऐसी परिस्थिति में आ जाना जहां आपका उत्साह खत्म हो जाए। आप समुद्र के बीचों बीच में फंस गए हो, क्या उत्साह रहेगा मेरे को बताओ। तो टू बी इन द लो एंड डल स्पिरिट, ये आपका सही आंसर होगा। टू बी इन हेल्पलेस कंडीशन बिल्कुल नहीं है, बोला बीच समुद्र में आपकी मदद कौन करने आता है उस समय, ये गलत हो जाएगा। टू बी इन अटर कंडीशन बिल्कुल नहीं, हाई एनर्जी में ना भाई, क्या बात है। अब समुद्र के बीचों बीच में फंसे हैं, पता नहीं चल रहा है किधर जाना है, डायरेक्शन नहीं है, विंड नहीं चल रहा है, और दूसरी चीज समुद्र में ज्वार भी नहीं है जो ठेल के ले जाए। तो कुछ भी तो नहीं है, तो कहाँ पे हाई एनर्जी लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, द बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड। देखिए पहले जमाने में, ठीक है, पहले क्या होता था ना कि जब लोग ब्रेड बनाना शुरू किए, तो जो ब्रेड होता था ना बड़ा बड़ा बनता था, एकदम बड़ा बड़ा। तो ये ब्रेड बड़ा बड़ा में क्या नुकसान था कि मान लीजिए एक भी ब्रेड खा लिया ना, तो 3-4 मेंबर का, यदि कोई फैमिली भी है ना, यदि 3-4 मेंबर थे, एक ब्रेड में तीनों के लिए हो जाता था। यानी एक ब्रेड लीजिए और तीनों परिवार भरपेट खाइए, है ना। लेकिन इसका इशू था, इसमें दिक्कत ये था कि इस ब्रेड को आप मतलब सेव करके नहीं रख सकते, मतलब एक ब्रेड ले जाए 2-3 दिन तक बचा कर रखे, ये संभव नहीं था, है ना। एक बड़ी सी ब्रेड होती थी पहले, और उस ब्रेड को 2-3 दिन तक सेव बचा के भी आप नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये 2 इशू होते थे। तो उस समय क्या किया लोगों ने, उस लोगों ने पाया कि क्यों ना इस ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस में कर दें। आजकल देखिएगा 15-20 रुपए वाला जो ब्रेड का पैकेट आता है वो कुछ इस तरह होता है ना, वो कुछ इस तरह होता है, मतलब स्लाइस्ड होता है। तो उसका होता है प्लास्टिक में पैक होता है, तो आप उसको 2 दिन क्या, सप्ताह 7 दिन भी चला लीजिए, 7 दिन चला लीजिए। स्लाइस्ड ब्रेड है, छोटे छोटे पीस है। तो देखिए बड़ा वाला में क्या होता था कि आपस में सबको बांटना पड़ता था, है ना। तो कोई इतना खाया, कोई इतना खाया, कोई अब जूठा रह गया, कुछ ऐसा भी होता था। मतलब आपने हाथ से छू लिया तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा आ जाते थे। लेकिन जब स्लाइस ब्रेड आ गया ना, तो सबको बराबर मिलता था, सब अपना जरूरत के हिसाब से खाता था। यहाँ पर मक्खन डालना, ब्रेड डालना, वेजिटेबल डालना, वो सब संभव हो पाता था। तो मतलब जो शुरू में गोल वाला ब्रेड था, उसके जगह जब स्लाइस ब्रेड आ गया, यानी टुकड़ा हुआ, स्लाइस मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो जब टुकड़ा वाला ब्रेड आना शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ, लोगों को और इजी हो गया। उसको खाने में भी छोटे छोटे पीसेस आते थे, उसके अंदर स्लाइस मक्खन या कुछ भी लगाकर लोग आराम से खा लेते थे, है ना। वो लंबा भी टिकता था। ठीक है, आप समझिए आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो आपके अच्छे दिन जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी उस दिन से ही शुरू हो जाते हैं, है ना। ठीक है,
तो आपके अच्छा दिन की कब शुरू हुआ? जब से आपकी नौकरी लगी। उसी तरह आप बोलेंगे कि द बेस्ट थिंग, कि बेस्ट थिंग कब आया? जब ये स्लाइस ब्रेड आया। तो जब ये स्लाइस ब्रेड आया तब से बेस्ट थिंग आया, वो बेस्ट थिंग आया, वो बेस्ट समय आया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये रियली गुड इन्वेंशन, ये इसका सही आंसर होगा कि एक अच्छा इन्वेंशन हुआ। जब अच्छा इन्वेंशन हुआ तब इसलिए बेस्ट थिंग आ गया। बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड, कि जब से स्लाइस ब्रेड आया ना तब से एक बेस्ट थिंग आया लोगों के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सर, जैसे जब आपकी नौकरी लगी ना तब से आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बाकी ये थ्रूली एग्जामिन फूड गलत बात है, सब फालतू है। ठीक है, बस कंफ्यूज इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ इसमें, है ना। आप यहाँ पे ओरिजिन पढ़ सकते हैं, नो डाउट आपको ओरिजिन यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आफ्टर अ फैशन लिखा हुआ है, आफ्टर या फैशन। आप समझिए, मैं आपको फैशन से रिलेटेड कुछ बताता हूँ, है ना। पहले जमाने में क्या होता था कि जो पैंट होता था अक्सर फट जाता था, है ना। पैंट होता था अक्सर फट जाता था, तो लोग क्या करते थे? टिकरी लगाते थे, टिकरी लगा के पहनते थे, है ना। लोग पैंट में क्या करते थे? टिकरी लगाते थे, पैच, जिसको इंग्लिश में पैच बोलते हैं, है ना। लोग ये पहनते थे, लेकिन अब फिर से फैशन आगे बढ़ा। तो मान लीजिए फिर से पैंट फट गया, तो लोग क्या करते? सीधा फेंकना शुरू कर दिए। यानी अब टिकरी वाला पैंट पहनना पसंद नहीं किया। जब टिकरी वाला पहनेंगे तो बेइज्जती महसूस होता है, अरे टिकरी लगाया है। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, पैंट फटता था लोग टिकरी लगा के पहन लेते थे। अब फिर से एक फैशन आया, फिर से न्यू फैशन आया। उसमें क्या हुआ कि देखा पैंट फट गया, फेंक देता था और नया खरीद लेते थे, क्योंकि टिकरी वाला नहीं पहनना है। अब इस फैशन क्या आ गया है कि लोग कैंची पकड़ते हैं और पैंट को जानबूझकर भी काटते हैं और पहन के निकल जाते हैं, फटा फूटा, बोलता है फैशन है। ठीक है, मतलब पहले जमाने में जब फटता था तो टिकरी लगा के पहना, फिर फैशन आया कि अब पैंटे फेंक दिया। अब फैशन आया कि पैंटा नया खरीद के केचिया से काट के पहन के बोलता है फैशन है। मतलब आप देख रहे हो कि हर चीज का एक दौर है, और उस दौर के बाद उस चीज की अहमियत खत्म हो जाती है। ठीक है, उस चीज की अहमियत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे पहले पैंट फटा तो लोग टिकरी लगा के पहनते थे, तो फटा हुआ पैंट की क्या अहमियत टिकरी लगा के पहनने के बाद थोड़ी कम हो गई। आप देखा जब पैंट फटा लोग टिकरी लगा रहे थे, तो अब ऐसा भी फैशन आ गया कि लोग फटा हुआ देख के फेंकना शुरू कर दिए। मतलब क्या हुआ? टिकरी वाले पैंट की अहमियत खत्म हो गई। अब क्या दौर आ गया कि लोग जानबूझ के काट कर पहन कर घूम रहे, बोल रहे फैशन है। मतलब ये हुआ कि अब लोग पैंट फेंक नहीं रहे, लोग जानबूझ के काट दे रहे हैं। मतलब ये से समझ सकते हो कि जब तक जो चीज फैशन में है तब तक वो वैल्यूएबल है, जब तक वो फैशन से हट गई उसका महत्व खत्म हो गया। यानी आफ्टर ये फैशन का मतलब होगा उस चीज का महत्व खत्म हो जाना। ठीक है, लिटरली आप इसको दूसरे मीनिंग समझिए कि जब एक न्यू मूवी आती है, जब एक न्यू मूवी आती है तो कुछ समय तक वो फैशन में होती है, यानी उसका जलवा होता है। जो टिकट होती है वो भी 400-500 रुपए में बिकता है। लेकिन जैसे जैसे उसका आफ्टर फैशन होता है, ये फैशन का जोर धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होता जाता है, टिकट का वैल्यू गिर जाता है। 500 की 400, 300, 200, 150 में आती है, और फिर फिल्म का ट्रायल ही बंद हो जाता है, यानी फिल्म सिनेमा हॉल में लगवाना ही बंद होता है। तो आफ्टर फैशन का सिंपल मतलब हुआ कि कुछ समय तक वैल्यू रहना, उसके बाद वैल्यू खत्म हो जाना। ठीक है, तो देखिए वहीं पर इन ए सर्टेन फैशन हो सकता था, इन ए फैशनेबल वे गलत बात है, ओनली आफ्टर द फैशन इज डन, ये तो सीधा इसी को घुमा कर लिख दिया है ना। मैंने क्या बोला कि आफ्टर, ये जो इडियम्स होते हैं ना उसका अर्थ होता है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं होता है, या उसका इंग्लिश मीनिंग मत निकालिए, उसका अर्थ निकालिए, क्योंकि वो उसका हिडन मीनिंग क्या है वो समझिए। इन ए फैशनेबल हो सकता है, इन ए फैशनेबल वे, लेकिन ये कब तक, कोई लिमिट नहीं लगाया, गलत बात है। तो टू ओनली ए सर्टेन एक्शन, कि कुछ हद तक वो फैशन में है। आफ्टर ए फैशन मतलब कुछ हद तक वो फैशन है, कुछ समय तक के लिए वो फैशन में है। जैसे मैंने फटे हुए पैंट से, टिकट से आपको समझाया है। ठीक है, तो आफ्टर ये फैशन मतलब फैशन का दौर के बाद उसका बहुत कम मीनिंग रहता है, तो टू सर्टेन एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ है हरकुलियन टास्क। देखिए हरकुलियन, ठीक है, हरकुलियन क्या था ना, एक इंसान था, एक आदमी था। ठीक है, इसकी गलती क्या थी कि इसने क्या किया कि अपने फैमिली में जितने भी लोग थे सबको मार डाला। ठीक है, हरकुलियन क्या था कि उसके फैमिली में जितने भी लोग थे सबको मार डाला। ठीक है, तो जो उस समय का किंग था,
जो उस समय का किंग था उसने कहा अब तो इसको सजा देना पड़ेगा, इस इंसान को सजा देना पड़ेगा। यानी जो हरकुलियन था उसको कुछ सजा देने की बात थी, ठीक है, उसको सजा देने की बात आई, ठीक है। ठीक है, उसको सजा देने की बात आई। ऐसा बोला जाता है कि उस समय जो किंग था वो उसको सजा के रूप में कुछ काम दे दिया, ऐसा काम कि वो कर ना सके, ठीक है। टोटल 12 काम दिया था, एकदम हार्ड हार्ड, एकदम हार्ड हार्ड, जितना हार्ड काम हो सके दिया कि वो उसको कर ना सके, लेकिन हरकुलियन हर काम कर दिया। हर हार्ड टास्क हरकुलियन क्या किया, हर हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क बोलिए या हार्ड टास्क बोलिए, हरकुलियन को जो भी 12 हार्ड वर्क या हार्ड टास्क दिया गया वो उसको कर डाला, कर दिया, ठीक है। अब समझिए उसमें से एक काम ऐसा एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है कि उसको बोला गया, जैसे राजा के पास क्या था, एक बड़ी जो घोड़शाला बोलते हैं, अस्टेबल जिसको बोलते हैं, घोड़शाला, अस्टेबल, बहुत बड़ी घोड़शाला थी। उसमें क्या था कि घोड़ा का गोबर था वगैरह था, गंदगी बहुत रहती थी, उसको साफ करना संभव नहीं होता था। राजा का बहुत सारा संसाधन कई दिनों तक लगता था, फिर भी साफ नहीं होता था। इधर साफ किया तो उधर गंदा, उधर साफ किया तो इधर गंदा। ये काम राजा सोचा कि यदि हम ये काम हरकुलियन को दे देंगे और बोलेंगे तुम इसको एक दिन में साफ करके दिखाओ, वो ये जो टास्क हार्ड टास्क दिया ना वो इसको कर नहीं पाएगा। लेकिन हरकुलियन क्या दिमाग लगाता है, वो देखा कि जो स्टेबल है ना इसके बगल से एक नदी गुजर रही है। वो देखा कि जो हरकुली जो स्टेबल है, जो घोड़शाला है, उसके नजदीक से नहीं गुजर रही है। उसने क्या किया कि घोड़ाशाला साफ करने की जगह यहां से यहां तक एक नाला ही बना दिया, वो भी एक दिन में। और जब ये नाला बन गया तो ये नदी का पानी आता और पूरा घोड़शाला का सब गंदगी उंदगी ले जाके बहा के ले जाता। यानी घोड़शाला क्या था, एक दिन में साफ हो जा रहा था। यानी जब उसको साफ करना है, जो है नाला का गेट खोलो, नाला का पानी मतलब नदी का पानी आया, घोड़शाला साफ, राजा खुश। इसी तरह राजा टोटल 12 वर्क देता है हरकुलियन को, एकदम हार्ड हार्ड काम, और हरकुलियन उसको बहुत अच्छे से कर देता है। तो जब भी बोला जाता है कि यार ये तो हरकुलियन वाला टास्क है, हरकुलियन टास्क मतलब एक टफ टास्क है, समझो। हरकुलियन टास्क मतलब क्या हो गया, एक टफ टास्क हो गया, वहीं से इसका लिटरल मीनिंग बन के आ जाता है। तो हरकुलियन टास्क मतलब एक टफ टास्क, ये सही होगा, बाकी सब गलत, ठीक है। देखिए, हैंड इन ग्लव्स विद, देखिए जब जो अमेरिकन होते हैं या फिर जो अमेरिकन होते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, आपने मूवी में भी देखा होगा, वो लोग ग्लव्स बहुत पहनते हैं। वो लोग क्या थे, ग्लव्स बहुत पहनते थे। ग्लव्स क्या था, एक साइन होता था नोबेल का, मतलब बड़े आदमी है, बड़े आदमी है, वैल्यूएबल आदमी है। ये ग्लव्स क्या था, साइन था। तो जब दो दो लोगों के ग्लव्स आपस में मैच करते थे, मतलब इसका भी ग्लव्स ये पहन ले, इसका भी ग्लव्स ये पहन ले, तो इसे दिखता था कि दोनों के बीच में क्या है, क्लोज कोऑपरेशन है। समझिए पहले के लोग अमेरिकन और ब्रिटिशर में क्या थे, ग्लव्स फैशन में होता था। यानी जो लोग ग्लव्स पहनते थे, यानी हाथों में दस्ताने पहनते थे, उसे एक वैल्यूएबल, एक नोबेल, एक अमीर आदमी माना जाता था। तो जब दो अमीर आदमी या दो नोबेल आदमी अपने ग्लव्स को आपस में बंटवारा करते थे, मतलब एक दूसरे से शेयर करते थे वो, देखिए अमीर लोग हैं तो अमीरी वाली चीज ही शेयर करेंगे ना। अमीर वाले गाय थोड़ी ना दान, मतलब गाय थोड़ी ना बोले, गाय बोलेंगे लोग गिफ्ट लो, वो तो कोई सोना चांदी पैसे यही सब देंगे, मतलब जो अपनी क्षमता को सूट करे वही शेयर करेंगे, है ना। तो जब पहले जमाने में ग्लव्स एक साइन था नोबेल का, वैल्यूएबल होने का, अमीर होने का। तो लोग यदि अपने ग्लव्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो मतलब दिखता था कि दोनों के बीच में क्या क्लोज एसोसिएशन है, तभी ना जो ग्लव्स वो पहना है वो दोनों को बन रहा है, दोनों एक दूसरे को दे रहा है। अरे आप भी गिफ्ट किसी को देते हो, उसी को देते हो ना जिससे आपका दोस्ती बनता है, ऐसे तैसे को तो गिफ्ट नहीं देते। तो जिसके साथ आपका क्लोज एसोसिएशन होता है, क्लोज फ्रेंडशिप होता है, आप उसी के साथ क्या करते हो, ग्लव्स, आप चीजों को शेयर करते हो। और पहले जमाने में चूंकि ग्लव्स ही एक अमीरी का, वैल्यूएबिलिटी का, नोबेल चीज का एक साइन था, तो लोग ग्लव्स एक दूसरे के हाथों में शेयर करते थे, ठीक है। तो हैंड इन ग्लव्स विद मतलब किसी से ग्लव्स हाथ में लेना, इसका मतलब हुआ क्लोज एसोसिएशन होना, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बॉन्ड समथिंग ऑफ समवन। देखिए इसके बारे में ओरिजिन तो खैर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका मैं सिंपल मीनिंग बताता हूँ कि मान लीजिए दो इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ बोलेगा, है ना,
ये कुछ बोलेगा और फिर ये कुछ बोलेगा, यानी एक मैटर होगा, एक मैटर पे बात कर रहे होंगे, है ना, और ये क्या करेगा, ये बोलेगा और फिर ये बात इधर जाएगी। बिल्कुल आप इस कंडीशन को समझिएगा कि जैसे मानो कि यहां से हमें गेंद छोड़े, ये है यहाँ पटकाया और फिर ये गेंद उठ के इधर गया, है ना, फिर ये गेंद उठ के इधर गया, यानी इधर वाला आदमी कुछ गेंद के रूप में बोला होगा, पटकाया और फिर ये पटका हुआ चीज इसके पास गया दूसरे आदमी के पास, और फिर ये गेंद क्या करेगा, पकड़ेगा और फिर पटकेगा, इधर भेजेगा। तो समझिए ये यहाँ से एक लिटरल मीनिंग ये आया कि बॉन्ड्स करना, उछालने का मतलब हुआ कि अपना कुछ मुंह में कुछ बातचीत है, आप बगल वाले को दिए, बगल वाला उस बातचीत से फिर आपको कुछ दिया। मतलब सिंपल समझिए कि आप कुछ बात बगल वाले को बोले कि यार मैं सोच रहा हूँ दिल्ली जाऊं, और बगल वाला बोला हाँ हाँ अच्छी बात है जाओ जाओ जाओ। मतलब क्या हुआ कि आप जो बॉल फेंके थे कि हम दिल्ली जाएंगे, बगल वाला भी बोला बॉल फेंक के जाओ जाओ जाओ। मतलब आपकी जो आइडिया थी वो आप बगल वाले के साथ शेयर किए और बगल वाला से उसका ओपिनियन जानने की कोशिश की कि बेटा तू क्या सोचता है। ठीक है, तो देखिए थ्रो स्टोन एट अदर, अरे थ्रो ये सब तो कुछ नहीं है। सेलेक्ट मेंबर फॉर समथिंग विदाउट देयर कैसे, ऐसा भी कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल टू, ये सब है। डिस्कस आइडियाज विद सम टू गेट देयर व्यू, बिल्कुल इस तरह की सिर्फ बोल पट के बगल वाले के पास किया, वो भी कुछ पट के हमारे पास आया। मतलब आप अपने आइडियाज बगल वाले के साथ शेयर किया और बगल वाला उसका ओपिनियन, उसका जो आपकी बातों पर जो उसकी सहमति या सहमति उससे रिलेटेड बातें आपको बोला, मतलब गेंद की तरह उछाल पटक हुआ बात होगा। ठीक है, तो डिस्कस समथिंग विद टू गेट देयर, ये आपका एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मैंने एक एग्जांपल लिया था। और अब मैं बताता हूँ कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मैंने, देखिए इसका यदि आप ओरिजिन पढ़ने जाओगे ना कि ये इडियम्स आया एक्चुअली कैसे, ठीक है, तो कई सारे मीनिंग मिलते हैं। तो जो मेरे को सूट करता है कि जो मैं आपको समझा सकता हूँ उसमें ये है कि पहले किंगडम हुआ करता था, और किंगडम में क्या था, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम थे, नालियां बहुत थी, नालियां बहुत थी। और पहले जमाने में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था नहीं कि नालियां साफ कर देंगे, वो तो साफ करना भी पहले मुश्किल होता होगा कि छोटी छोटी नालियां हैं उसमें आदमी को डालो, कितना देर तक अंदर में रहेगा। संभवतः उस समय ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने का बेस्ट तरीका नहीं था। तो कभी भी जब भारी भरकम बारिश होती थी ना, जब भारी भरकम बारिश होती थी तो नालियां एकदम भर जाता था, नालियां एकदम भर जाता था। समझिए कहीं पुअर ड्रेनेज सिस्टम है तो जो बिल्ली कुत्ते हैं वो तो रोड पर ही रहते हैं, कई बार हो गए ड्रेनेज सिस्टम में जाकर फंस गए, मर गए। तो ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही कमजोर है, बिल्ली कुत्ते ऐसे सड़क पे घूमते रहते, जाके गए फंस गए मर गए, उसी नाली में पड़े हुए। जब भारी भरकम बारिश हुई तो नलियां फूल फूल भर गई, नलियां भर गई, उससे पानी लबा लब लबा लब बाहर निकल रहा है। तो जब नालियों का पानी सड़क पर आ जाएगा, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, तो जो बिल्ली कुत्ते इसके अंदर मरे हुए हैं वो पूरे रोड सड़क पे बिखरे हुए दिखेंगे, है ना। तो बिल्कुल रोड पर कुत्ते बिल्लों को इस तरह मरे हुए कुत्ते बिल्लों को बिछा हुआ देखकर लगेगा कि यार, ऐसा लगेगा जैसे कि जैसे मानो कि बिल्ली कुत्तों का जो बारिश हुआ है ना। यदि सड़कों पर इस तरह बहुत भारी भरकम बारिश के कारण कितने बिल्ली इस तरह बाहर फैल जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कुत्ते बिल्लों की बारिश हो गई है ना। तो पहले जमाने में एक सेंस बन गया कि जब कहीं सड़क पे इस तरह रनिंग कैट्स एंड डॉग्स दिख जाए, इसका मतलब हुआ कि भारी भरकम बारिश हुआ है, जो नाली उली में जितना भी कुत्ता बिल्ली मरा था सब रोड पे निकल गया है ना। द हैवी डॉन फॉर, ये आपका सही मीनिंग हो जाएगा, बाकी सब फालतू। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड, इस बारे में कुछ बताने को चीज है नहीं। मान लीजिए कोई स्टेडियम है ना, स्टेडियम है और यहाँ पर क्रिकेट शुरू होने वाला है, ठीक है, स्टेडियम है और यहाँ पे क्रिकेट मैच होने वाला है। तो क्रिकेट मैच होने से पहले क्या किया जाता है कि इस पूरे स्टेडियम को लेवल किया, लेवल मतलब क्या हुआ, बराबर किया जाता है। बराबर कहने का सेंस हुआ कि कहीं मिट्टी उठी होगी, कहीं घास ठीक से नहीं होगा, जो यहाँ पर पिच होता है वो बराबर नहीं होगा, उसकी मिट्टी कहीं खुद ही उठी होगी। ये सब सारी चीजों को क्या किया जाता है, लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है। क्यों, ताकि दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें के लिए फेयर कंपटीशन हो सके। मान लीजिए एक टीम खेल कर गए, यहाँ पर भी उठा पुठा कर दिए, इधर भी पैर लग के जो है पूरा मिट्टी उखड़ गया है, तो दूसरा टीम तो आकर बोलेगी कि पिच हुआ तो तू खराब कर दिया। जो पहली टीम आई पिच पे बैठी कि एक इधर गड्ढा कर दिया, इधर गड्ढा कर दिया, बैटिंग वाला बोलेगा तू बैट मार मार के गड्ढा कर दिया, और बॉलिंग वाला बोलेगा तू पैर मार मार के गड्ढा कर दिया, अब हम कहाँ गड्ढा करेंगे। है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब हुआ कि बराबर कर देना, मतलब दोनों के लिए फेयर कंडीशन रखना, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हुआ रिवील द सेक्रेट, ठीक है।
देखिए यहाँ पर अर्थ ही दिया गया और पूछा हुआ है कि आप किसमें से कौन ठीक हो गया। लेट द कैट आउट ऑफ द गेट, ये हुआ कि जो सेक्रेट आप बैग में छिप, देखिए इसका मीनिंग मैं बताता हूँ कि पहले जमाने में क्या होता था ना कि जो एरोप्लेन होता था, ठीक है, जो एरोप्लेन होता था, है ना, जो एरोप्लेन होता था, है ना, या महंगी महंगी जो गाड़ियां होती थी उसमें जानवरों को ले जाना मना था, जानवरों को ले जाना मना था। लेकिन पहले जमाने के लोग जो अमेरिकन ब्रिटिशर लोग बिल्ली बहुत पालते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा जब अंग्रेज लोगों को दिखाया जाता तो वो लोग बिल्ली पालते हैं। अब चूंकि एरोप्लेन या महंगी गाड़ियों में तो बिल्ली को ले नहीं सकते, तो लोग क्या करते थे, बैग में इस तरह छिपा देते थे, है ना, ठीक है। तो कई बार जब बैग से उन बिल्लियों को निकाला जाता था तो वो एक तरह से क्या कि जो सेक्रेट छिपाए हुए थे उसको रिवील कर रहे थे। यहाँ पर जो सेक्रेट है, सेक्रेट या सेंस क्या है, कैट के बारे में बोल रहा है कि कैट को जो वो सेक्रेट किया हुआ था, छिपा के रखा था, उसको क्या किया, रिवील किया, है ना, जब वो लोग उतर गए तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग सिंपल मतलब हुआ कि जो सेक्रेट आप छिपा कर रखे थे आप उसे बाहर ले आए, ठीक है। चलिए, इन द ब्लिंक ऑफ, है ना, मतलब ये मैं ब्लिंक, मतलब देखिए इन द ब्लिंक मतलब बहुत तेजी से कोई काम होना, ठीक है, हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटली, याद रखिएगा, कुछ भी ओरिजिन इसका जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एन आर्म्स एंड लेग, अब मैं इसको एक जनरल मीनिंग से बताता हूँ। आपसे मैं पूछूं दुनिया की सबसे महंगी चीज बताइए, आप क्या सोच रहे होंगे, यदि मैं बोलूं दुनिया की सबसे महंगी चीज बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कौन सी चीज दुनिया की महंगी होगी, अमेजन, अमेजन है, मून, मून महंगी होगी क्या, दुनिया की सबसे महंगी चीज मून हो सकती है, नहीं, टेस्ला, वो भी नहीं, ट्विटर, वो भी नहीं। अब फिर सवाल होता है दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या होगी। अच्छा, आप अपने आप को क्या कहते हो, आप क्या दुनिया की सबसे महंगी चीज हो आपके लिए, थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा कि सच में। अच्छा, मैं पूछूं आपके लिए सबसे महंगी चीज क्या है, तो अगर मैं अपने सेंस में बोलूं मेरे लिए महंगी चीज क्या है, तो मैं जैसे बोलूंगा कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है ना, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो मर्सिडीज मेरे लिए सबसे महंगी चीज है। मेरे ख्याल से आपको भी बोला जाए कि आप, आपके लिए सबसे महंगी चीज क्या है, आप भी कोई कार का नाम लीजिएगा, कोई बड़ा होटल का नाम ले सकते, ताज होटल है सबसे महंगी चीज है। अब मैं आपको बोलूं कि आप अपना एक हाथ और एक आप अपना पैर काट दो, इधर से मेरा ऐसा नहीं बोले, मतलब मान लीजिए किसी इंसान के बारे में लेता हूँ जिसके, मैं बोलूँ कि आप अपने हाथ और अपने पैर काट दो और आप फिर उसे पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे महंगी चीज क्या है, क्या वो ये सब चीजें बोल पाएगा, अमेजन, मून, टेस्ला, ट्विटर, मर्सिडीज, है ना, ताज होटल, ये सब महंगा चीज बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। उसके लिए सबसे महंगी चीज क्या है, उसका हाथ और पैर, है भाई, हाथ और पैर रहेगा दुनिया की सबसे महंगी चीज उसके लिए, है ना, क्योंकि वो चीज है जिससे वो दुनिया के सुख भोग पाएगा, वो ताज होटल में भोग पाएगा, वो मर्सिडीज में चल पाएगा। अरे भाई, जब हाथी पैर नहीं होगा तो मर्सिडीज ताज होटल लेकर क्या करेगा, है ना। तो एन आर्म्स एंड लेग मतलब हुआ कि वेरी एक्सपेंसिव, महंगी चीज, ठीक है। बाकी ये सब छोड़िए, देखिए रेन ऑन समवन पैरेड, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, परेड होता है, ठीक है, परेड होता है, और परेड के दौरान मान लीजिए बारिश हो जाए, परेड के दौरान क्या हो जाए, बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाएगा तो उससे क्या होगा, परेड खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। अब देखिए परेड जब होता है तो एक हैप्पी मोमेंट होता है, चारों तरफ जय हिंद, एकदम खुशी का माहौल होता है ना, हैप्पी मोमेंट हो जाए। अब बारिश हो गया, परेड लोग देख नहीं पाएंगे, उदास हो जाएंगे, है ना, और जो हैप्पी मोमेंट क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर, टू रिस्टोर द डिस्टर्ब लाइक, बिल्कुल नहीं, हार्ट इनोसेंट चाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए छोड़िए, देखिए मिस द बोट, पहले क्या होता था ना कि अब मान लीजिए रिवर है, तो लोगों को काम करने जाना है ना, लोगों को काम करने जाना है तो रिवर पार करके जाना पड़ता था, और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना भी इजी नहीं था, पहले क्या था, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इतना भी इजी नहीं था, इजी नहीं था, इजी नहीं था। तो एक नाव चली गई ना, यदि एक नाव चली गई तो दूसरा नाव आने में काफी समय, क्योंकि उसमें मोटर तो होते नहीं थे, चाबुक से लोग चला चला के जाते थे, आते थे, काफी टाइम लगता था। तो जो लोग काम करने जाने वाले हैं, अगर उनकी नाव छूट गई तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी छूट गई ना, जो कमा कर आते कुछ फायदा होता, कुछ पैसा कमा के आते, भैया नहीं छूट गई, नाव लौट के आएगी शाम तक, तो काम करने कब जाओगे, तो चल गया हो। तो मिस द बोट मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द अपॉर्चुनिटी, तो फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आपका सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा।
ठीक है। देखिए लिखा हुआ है हैंग्स इन द बैलेंस। आपने देखा होगा कि कई बार आप हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं तो जो सिक्का होता है ना, कॉइन, हेड और टेल बोलने के लिए आप उसको क्या करते हो, उछालते हो। और मान लीजिए वो जमीन पर आई और जमीन पर सिक्का दिया, ऐसे गिर दी, तब तो हम लोग को पता चल जाता कि उसमें हेड आया है कि टेल आया। लेकिन मान लीजिए सिक्का कुछ देर तक आकर ऐसे सीधे खड़े हो गई एकदम, जैसे ये मेरे पास एक कॉइन है, अगर ये ऐसे गिरा तब तो पता चल गया भैया हेड आया, इधर से आया तो टेल आया। लेकिन मान लीजिए सिक्का ऐसे खड़ा हो गया कुछ देर के लिए, हालांकि देखते हैं ये तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, थोड़ा देर के लिए हो जाएगा, ठीक है, मैं फंसा देता हूँ। अच्छा इसे मैं फंसा देता, क्या इसे देखकर पता चलेगा क्या कि मेरा जो सिक्का है उसमें हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं पता चलेगा। कुछ समय ऐसा होगा जब तक कंफर्म नहीं बोल सकती, ये हेड भी आ सकता है या कुछ समय तक ऐसा भी हो सकता है कि ये टेल भी आ सकता है। मतलब जब इन द बैलेंस, जब इस कंडीशन में हो, एकदम बीचे बीच स्थिति में हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी ये अननोन है ना। यानी क्या डिसीजन आ सकता है ये अननोन है। जैसे तराजू है, आप बीचों बीच रखो, ठीक है, जब बैलेंस रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है ना। किधर कोई चीज गिरेगा उसका कोई डिसीजन निश्चित नहीं है, ठीक है, इन द बैलेंस। तो रिमेन अनडिसाइडेड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है बोन टू पीक। अब ये थोड़ा अलग मीनिंग देता है कि बोन मतलब हड्डी और पीक मतलब उठाना, ठीक है। तो सिर्फ समझिए कि मान लीजिए एक डॉगी होता है, पहले बहुत कुत्ते ड्रॉ करते थे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, आशा करते हैं हमारा एक कुत्ता आपको पसंद आएगा। तो एक कुत्ता हुआ और इसके सामने एक बोन दे दो। आपने ये तो देखा होगा कि कुत्ते बोन उठा के मुंह में चबाते रहते हैं, लेकिन वो उसको खाते नहीं खाते होंगे, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने में किसी ने इस चीज का नोटिस भी है, इस चीज को देखा भी होगा कि कुत्ते हड्डी खाते भी है कि नहीं खाते। हाँ ये देखा होगा कि कुत्ते मुंह में हड्डी ले लेते हैं और खूब चबाते हैं, ठीक है। कुत्ते मुंह में हड्डी लेके जैसे दिख रहा है, अब मैं कुत्ता बनूंगा नहीं, मतलब चबाते रहते हैं। तो ऐसा मुंह चलाते रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ बोल रहे हैं, है ना। यानी बोन यहाँ से सिंपली मतलब देगा कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, है ना, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और टू पीक मतलब क्या हो गया, बोलना। यानी कोई देखिए बोन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुद्दा हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक। और पीक मतलब कोई टॉपिक उठाना मतलब बोलने को सीखना। यानी किसी चीज पर आप बोन टू पीक, यानी कोई टॉपिक पर यदि आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए सेंस आया बोन टू पीक, मतलब कोई टॉपिक पर आप बात उठाना चाहते हो, ठीक है। कोई टॉपिक पे आप क्या कोई बात उठाना चाहते हो सिंपली। यदि नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो कोई कंप्लेंट उठाना चाहते हो, सिंपल यही तो होगा। अगर मैं बोन टू पीक मतलब बोल सकता हूं कि बोन मतलब यदि टॉपिक में मान लो, क्योंकि कुत्ते बोन को चबाएंगे मतलब कुछ वो क्या है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई टॉपिक है, टू पीक मतलब उठाना या बोलना। यानी कोई टॉपिक पे यदि नेगेटिव मीनिंग में हो तो इसका मतलब ये होगा कि कोई कंप्लेन को वो बोलना चाहते हैं। कंप्लेंट डिस्कस करके मेरे को कोई दिक्कत है, आई हैव ए बोन टू पीक, मेरे को कोई कंप्लेन पर बात करनी है, आई हैव, मुझे कोई कंप्लेन, आई हैव ए बोन टू पीक, मेरे पास एक कंप्लेन है, सुनना पड़ेगा। तो हैविंग ए कंप्लेन दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, ये बोन टू पीक, ठीक है। चलिए आगे अब देखिए सिंपल पिक्चर के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि यहाँ पिक रखा हुआ है और दो लोग बात कर रहे हैं, सिंपली आप बोन टू पिक, ठीक है। देखिए हिट द सैक, मैं आपको हिट द सैक का मतलब समझाता हूँ। आप कभी अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे, रिलेशंस में कभी घर गए होंगे, या कभी ऐसा हुआ होगा कि आप स्टेशन में या कहीं टूर पे गए होंगे, तो आप लोगों को देखा होगा कभी तकिया नहीं मिलता, कभी तकिया नहीं होता, खासकर स्टेशन में। कि आप रेलवे स्टेशन में मान लीजिए, जैसे मैं भी रेलवे स्टेशन में बहुत बार सोया हूँ। एक्चुअली जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी तब तक मैं हर रात स्टेशन पे बीता, यदि मुझे जरूरत पड़ा हो तो, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या, सभी ऐसा ही करते हैं। एक्चुअली आप भी अपनी जिंदगी में इस चीज को तौर को समझने की कोशिश कीजिए कि आप स्टेशन में सो रहे हो, लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी हो सकता है मेरे जैसा भी आपके पास एक 2 BHK फ्लैट, एक ग्लैंड मतलब एक भव्य आपके पास एक फ्लैट होगा, एक रूम होगा, घर होगा, तो बस उसलिए पढ़ना है। अब चलिए अब थोड़ा इधर आते हैं। स्टेशन पे आप जाते हो, आपके पास तकिया नहीं होता, आप क्या करते हो, आप अपना बैग पकड़ते हो। और बैग को होता है कि थोड़ा मान लीजिए मेरा बैग है तो मैं थोड़ा बहुत इसको हिलाऊंगा, ऐसे ऐसे पीटूंगा ताकि जो है बैलेंस हो जाए, ताकि जब आप माथा रख के इस पे आसानी से सो सको। जैसे आप बैग लेते हो तो बैग तो पूरा ठूस ठूस के भर देते हो, ये तो सोचिए भरते नहीं कि भाई मेरे को माथा भी रखना है इस पे
आपने टूस टूस के भर दिया। अब बैग होता है कि एक तरफ पूरा ऊपर उठा होता है, एक तरफ सुता होता है, थोड़ा इधर तो भर नहीं होता, पीछे भरा होता है। तब आप ऐसे वाला में माथा कैसे लेकर सुतोगे? तो आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिलाते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा ठोकते हो ताकि वो बराबर हो जाए, हिट करते हो और फिर माथा रख के सोने की कोशिश करते हो, तो हिट द सैक। लेकिन मान लीजिए अभी तो हम लोग के पास बैग है इसलिए, लेकिन पहले जमाने पर तो बैग होता नहीं होगा। पहले जमाने पर क्या भूसा वगैरह है, या फिर कुछ बोरा में बंद करके ले जाते होंगे, वो होता होगा। तो ये जो बोरा होता होगा ना, जो बोरा होता होगा उसको क्या करते होंगे लोग, हिट करते होंगे। यदि मान लीजिए उनको सोने का मन है तो तकिया चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे ताकि ये प्लेन बराबर हो जाए, हिट द सैक, ताकि वो सोने जा सके आराम से। तो हिट द सैक यहीं से मतलब है। सैक मतलब होता है भूसा वगैरह जो बोलते हैं, भूसा का बोरा, ठीक है, बोरा। जैसे पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे हिट द सैक, मतलब जो भी कुछ है वो ये तकिया को जो भी है इसको क्या करे, तकिया में पीट रहा है पहले ताकि ये बराबर हो जाए, फिर इसमें जाके ये सो सके, ठीक है, हिट द सैक, ताकि सोने की तैयारी करना, ठीक है। या हिट द सैक की जगह हिट द हे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, दोनों दोनों सही है। चलिए ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। आउट ऑफ वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, यानी जंगल के बाहर होना। क्या मीनिंग आ सकता है? आपने कई हॉलीवुड मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी देखी होगी, उसमें जंगल का सीन बहुत होता है। जंगल का सीन कि कुछ लोग होते हैं, वो जंगल जाते हैं, वहां पे कोई बड़ा सा सांप मिल जाता है, कभी नया नया किस्म का जंतु मिल जाता है ना, कहीं नया नया किस्म का सांप होता है, किस्म जंतु होता है। तो नए नए प्रॉब्लम्स भी होते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स भूत पिशाच के होते हैं। तो पूरी फिल्म में दिखाया जाता है कि लोग क्या करते हैं, जंगल से यानी ऊंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी आउट ऑफ द वुड्स आने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द वुड्स आने की कोशिश करते हैं, ताकि जो नए नए सांप बड़का बड़का है, किस्म का जंतु है, और नए नए के तरह के जो भूत पिशाच जंगल में पड़े हुए, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब जो डेंजर है जंगल में, वुड्स में जो डेंजर है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ द डेंजर, है ना। आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द डेंजर। तो यानी इसका मतलब नॉट इन डेंजर, यही तो होगा, यानी जंगल से वो बाहर है, मतलब जो नया नया किस्म का सांप बिच्छू ऐसा जंगल में पड़ा पड़ा है जो चोट दे सकता है, जो डेंजर है हो सकता है, उससे वो लोग क्या है, बाहर है, ठीक है। चले नेक्स्ट। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जंगल है, एक लड़की है जो आउट ऑफ द वुड्स हो रही है, ठीक है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब क्या होता है, तरक्की में होना, ऑन द बॉल। मान लीजिए आप एक फुटबॉलर हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, यू आर ऑन द बॉल, मतलब बार बार जहां भी खेल हो रहा है बॉल को खूब लात घुसा मारने का मौका मिल रहा है, और अच्छे से, मतलब आप खेल भी बहुत अच्छे रहे हो, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल होना। जैसे खिलाड़ी लोग को देखे होंगे कि जब वो खेलते हैं तो बॉल को पैर के यहाँ पर पैर और बॉल को नीचे रखते हैं, मारने की तैयारी करते हैं। ऑन द बॉल मतलब डिसीजन लेने की तैयारी होता है कि अब हमको कैसे खेलना है, ऑन द बॉल मतलब तरक्की की राह पे होते हैं, बेटर प्लेस पे होते हैं, बेटर डायरेक्शन में होता है कि हमको खेलना कैसे, ऑन द बॉल मतलब पूरा मार्केट में छाया होना। तो ऑन द बॉल का मतलब हो सकता है कि सेप्टिक नहीं हो सकता, अवेयर ऑफ एनी चेंज इन डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, बिल्कुल ये हो सकता है। ऑन द बॉल होना कि मतलब डिसीजन लेने की क्षमता, जैसे मान लीजिए गोलकीपर होता है या कोई खिलाड़ी होता है, उसको फुटबॉल को मारना होता है, पैर एकदम बॉल पर रखता है, फिर सोचता है कि इधर मारे जो मेरा खाई जाएगा, और फिर बॉल को मारता है अपने निश्चित डायरेक्शन की ओर। कि ऑन द बॉल होना डिसीजन लेने के पहलू पे होना कि अब हमको करना क्या है, क्विक टू रिएक्ट टू देम। बाकी ये अवेयर और अनअवेयर ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए ये ऑन द बॉल है है ना, ये आग से डिसीजन ले रहा है किधर फेंकना है, ठीक है। देखिए ब्रेक द बैंक, ठीक है, ब्रेक द बैंक। देखिए यहाँ पर जो बैंक आया है ना, पहले जमाने में बैंक तो होते नहीं थे, पहले जमाने में कसीनो होते थे। बैंक को तो लोग घर में रखते थे, पहले जमाने में बैंक नहीं होता था, पहले जमाने में क्या होता था, कसीनो होता था। और कसीनो क्या है, गैम्बलिंग प्लेस, जहाँ पे लोग जाके खेलते थे, घर से पैसा कमा के लाते थे और खूब गैम्बलिंग में उड़ाते थे, कभी हारते थे कभी जीतते थे। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा आ गया, अब देखिए पहले के कसीनो में उतने तो दम होते नहीं थे कि उतने पैसे होंगे, कसीनो है, लोग बियर उयर पियेंगे, लूट कर ले जाएंगे, तो ये सब डर से कसीनो में ज्यादा पैसा रखा भी नहीं जाता था। तो यानी कसीनो में जो मनी होता था ना, जो मनी होता था वो कम होता था। तो जो अमीर लोग वहां जाते थे, मान लीजिए वो ज्यादा जीत गए, यानी जब जीत जाते थे, इतना जीत जाते थे कि कसीनो के पास जो मनी है ना वो भी कम पड़ जाता। कोई पर्सन यदि कसीनो में जाता गैम्बलिंग कर रहा है और इतना पैसा जीत जाता कि खुद कसीनो पे पास उतना नहीं होता,
तो लोग मजाक में भी बोलते होंगे यार तू तो कैसीनो को तोड़ दिया है एकदम है। ब्रेक द बैंक, यू हैव ब्रेक द बैंक, यू हैव ब्रेक द कैसीनो, कि मतलब कैसीनो को ही तोड़ ताड़ के रख दिया, खत्म कर दिया, उसको गरीब कर दिया है ना। तो यू हैव ब्रेक द बैंक मतलब किसी को बर्बाद कर देना या कोई चीज बहुत महंगी होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो ब्रेक द बैंक मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगना, यही मतलब निकला कि ब्रेक द मतलब कैसीनो के पास जितना पैसा था सब जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज इतनी महंगी थी ना आप ले लिए, टू सी हैड टू ब्रेक द बैंक टू बाय द पर्स, कि उसको तो कि बैंक ही मतलब तोड़ना पड़ेगा, इतना महंगा है। सिंपली मतलब होगा यदि आज के सेंस में बोले कि आपको कुछ खरीदना है, आप बोल दो कि मेरे को तो मून खरीदना है, तो मून खरीदने के लिए ढेरों पैसा चाहिए, किधर से लाओगे, बैंक में डकैती डालोगे। मजाक में लोग यही कहते हैं कि मतलब कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव होना। ब्रेक द बैंक मतलब क्या होता है कि कोई चीज इतनी एक्सपेंसिव है कि उसके लिए बैंक तोड़नी पड़े, है ना, समझो। तो ये आपका सही मतलब होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखिए, एक पिक्चर लिखा हुआ है कि कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव है और लोग उस एक्सपेंसिव चीज को खरीदने के लिए अपना बैंक ही तोड़ डाले। आजकल क्या हुआ कि लोग शादी के लिए भी मतलब ब्रेक द बैंक कर देते हैं कि एक्सपेंसिव होती है शादी, या तो बैंक से सारे पैसे उठा लेते हैं। देखिए बियर ए ग्रज, ठीक है, ठीक है। बियर ग्रज मतलब क्या होता है, तकलीफ। बियर ग्रज मतलब क्या होता है, तकलीफ, जिसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, नाराजगी भी बोल सकते हैं इसको, नाराजगी। तो बियर द ग्रज मतलब, बियर मतलब होता है कैरी करना, आगे ले जाना, ढोना। इसका मतलब होता है कि कोई तकलीफ ढोना, कोई नाराजगी ढोना, मन में कोई नाराजगी होना। रिसेंटमेंट मतलब आप गुस्सा भी बोल सकते हो इसमें, कि गुस्सा होना किसी चीज को लेके, है ना। तो यह है बियर द ग्रज मतलब कोई नाराजगी होना, कोई गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना मन में किसी चीज को लेकर। आप किसी चीज के प्रति नाराजगी होना या गुस्सा होना हम कब होते हैं कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी हरकत हुई थी जो हमें पसंद नहीं होती। जैसे बगल वाला शादी कर लिया, आपको इनवाइट नहीं किया, आप नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्यों नहीं होते, है ना। ठीक है, बगल वाला को आप पैसा दिए थे, बगल वाला पैसा ही नहीं दे रहा, आप क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। यह बीरिंग देख रहे हैं, यह बीरिंग, आप जो नाराजगी, आप गुस्सा के क्या कर रहे हो, बियर कर रहे हो। तो पुरानी चीजों को लेकर गुस्सा होना, भाई आप नाराज और गुस्सा क्यों होते हो, पुरानी चीज को लेके होते हो, पुरानी चीज थी मतलब पसंद नहीं आया, आप गुस्सा हो गए। तो भैया बियर ए ग्रज मतलब फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट, तो पास्ट एक्शन को लेके नाराज होना, बाकी इंटरटेन करना, फील सेटिस्फाई गलत बात है, ठीक है। आप ग्रज से ही समझ सकते हो कि नेगेटिव मीनिंग्स एंटोनिम है, ठीक। देखिए गेट क्रेशर ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। गेट क्रेशर मतलब आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा कि गांव घर में पहले क्या होता था, नौटंकी वाले आते थे, गांव घर में जादूगर आते थे, जादूगर आते थे, नौटंकी वाले आते थे, और वो क्या करते थे, कहीं फील्ड वाले जगह पे बड़ा सा इधर टेंट लगाते थे और चारों तरफ से घेर देते थे, और एक जगह गेट बनाते थे, इधर टिकट काउंटर बनाते थे, यहाँ से लोग टिकट खरीदता था और यहाँ से एंट्री करते थे, पैसे भी लेते थे 20, 10, 30 रुपए जो भी लगता हो। लेकिन जो उसको बिना टिकट का देखना हो क्या करता था, पर्दा यहाँ से फाड़ता था और सीधा अंदर घुस जाता था। यदि लोहे की ग्रिल लगी हुई चारों तरफ, तो लोहे की ग्रिल पे चढ़ के एकदम घुसता था, लेकिन टिकट नहीं खरीदता था, है ना। तो वहीं से मतलब हुआ गेट क्रेशर। गेट मतलब गेट दरवाजा, क्रेश मतलब बिना इजाजत के तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाना, यानी बिना इजाजत की एंट्री कर लेना। गेट क्रेशर मतलब बिना परमिशन के घुस जाना, तो यानी ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितनी अच्छी पिक्चर आप लोगों के बीच में रखा हूँ, कुछ खाने पीने के लिए भी गेट क्रेश कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे 4 इडियम्स है ना, 4 इडियम्स है, और उससे पहले क्वेश्चन पढ़ता है, गीता टॉक इंसिस्टेंटली अबाउट साइकिलिंग इन हर टाउन, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि गीता क्या इंसेंटली बिना रुके, इंसिस्टेंटली मतलब क्या होता है, बिना रुके, मतलब कोई बोलना शुरू किया तो बस बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, है ना। मेरे कैसे भी देखो, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ इडियम्स, इडियम्स के बारे में बार बोल रहा हूँ एक चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि दे टॉक्स इंटेंसली अबाउट साइकिलिंग इन, कि वो टाउन में क्या की, साइकिलिंग की है, साइकिल चलाइए और उसके बारे में लगातार कुछ ना कुछ बोल रही है, मतलब लगी हुई है उसमें, ऑब्सेस्ड हो चुकी है, जिद्दी हो चुकी है उसमें, ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज से ऑलरेडी फील्ड है,
मेंटल में वो सभी चल रहा है, साइकिल चलाएं साइकिल चलाएं साइकिल चलाएं साइकिल, ऑब्सेस्ड है, भरा हुआ है। आप इसको समझिए, इसका अर्थ क्या होता है, इसका सेकंड नंबर ही क्यों होगा। मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, जो मधुमक्खियां होते हैं ना, जब मधुमक्खी का रस चुहाने निकालने जाता है लोग, तो ऐसा था देखा होगा गाँव घरों में भी कि लोग ऐसा वाला एक पहन लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह नहीं बजाता। मान लीजिए कोई मक्खी यहाँ से घुस के यहाँ पर आके, तो भैं 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 उसका जो बजिंग साउंड है वो तो आता रहेगा, जो बजिंग साउंड है उसका वो तो आता रहेगा, है ना, बजिंग साउंड उसके लिए आता रहेगा। वो बार बार अब जब मधु निकालने गया है बीच में, अब वो खोलेगा तो नहीं कि मधुआ को निकाल, मधुमक्खिया को निकाल ले और फिर पहन ले, भाई खोलेगा तो और मधुमक्खी ना के लपेट लेगा, तो क्या होगा कि वो जाले भी पहना और मक्खी भी उसके अंदर भैं भैं मतलब बजिंग साउंड क्रिएट कर रही है। तो वो जो पर्सन होगा ऑलरेडी फील्ड होगा समथिंग से, उसके भय साउंड से, बजिंग साउंड से। और जो आदमी वो टोपी पहना हुआ है वो तो उसको निकाल नहीं सकता, तो जो मधुमक्खी उसके अंदर फंस गई है वो तो अपना बजिंग साउंड क्रिएट करती रहेगी निकलने के लिए। तो वो आदमी क्या होगा, उसके साउंड से ऑलरेडी फील्ड हो जाएगा दिमाग उसका, वो तो किसी का सुनेगा भी नहीं बगल वाला कि क्या बोल रहा है ना। तो या बीन हर बोलने मतलब वो क्या है, उस चीज पे मतलब ऑब्सेस हो चुका, उस चीज पे ही उसका मतलब मेंटलिटी पड़ा हुआ कि ये मधुमक्खी कैसे निकले कैसे निकले निकले निकले, ही समथिंग बिजी विथ इट, है ना। तो वही है कि बी इन हर बोनेट, मतलब किसी चीज से वो खुद ही बिजी है, नया चीज के बारे में, नया करने के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहा, ठीक है। तो यह बी इन हर बोनेट रिफर्स टू प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो देखिए गीता जो है बिना रुके बोल रही है, मतलब समथिंग वो क्या है, प्रीऑक्यूपाइड है, कि हमको तो साइकिल के बारे में ही बोलना है, प्रीऑक्यूपाइड है, ऑब्सेस्ड है ना। तो है जो बी इन हर बोनेट कि उसके बोनेट में, उसका जो छतरी पर उसके बोनेट में तो एक ही मधुमक्खी है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए समझते हैं, पुट अ बी ऑन समवन, ठीक है। पुट देखिए यहां से गिव यू अ बज, गिव यू अ बज का मतलब क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि जो बी होता है वो बी होता है वो क्या करता है, बजिंग साउंड निकालता है, ठीक है, बजिंग साउंड निकालता है। अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ फोर बी मैं क्या, बी लाइन, बी लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मधुमक्खियां कहीं जाती है और उसको कहीं रास्ते में खाना मिल जाता है, तो खाना लेकर एकदम सीधी लाइन में अपने घोंसले तक आती है, ठीक है। अपना जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो सीधी लाइन में आती है, ऐसा नहीं कि इसे घूम के टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं, सीधा लाइन, ताकि शॉर्टेस्ट मीन अपना सके वो, शॉर्टेस्ट और सीधा, मतलब जहां खाना मिला और वहां से अपनी छत्ते तक आने के लिए वो एक सीधा रास्ता अपनाती है ताकि सीधा आ सके कोई। तो मैं क्या बी लाइन मतलब क्या होता है, शॉर्टेन एक सीधा लाइन में जाना। तो मैं क्या सिंपल पाथ, शॉर्टेन पाथ आप बोल सकते हो, सिंपल और शॉर्टेन रास्ता, सिंपल और शॉर्टेन रास्ता, इसका मतलब भी बोल सकते हो, ठीक है। गिव ए बज, ठीक है, गिव ए बज, मैं आपको बताता हूँ गिव ए बज मतलब क्या होता है। देखिए मैं क्या बी लाइन में आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखिए गिव ए बज, गिव ए बज मतलब होता है टाइपिकली मीन समथिंग एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और स्टिमुलेटिंग, कि कोई चीज इंटरेस्टिंग होना। जैसे देखिए बज मतलब क्या होता है, साउंड होता है, और मान लीजिए वो साउंड आपके लिए मतलब देखिए बी है, वो कोई साउंड निकाल रहा है, एकदम मधुर साउंड निकाल रहा है, वो हालांकि मधुर तो है नहीं, लेकिन वो सिम्स में बोल रहा है कि देखिए कोई मधुमक्खी है वो कोई गाना बजा रही है वो अपने साउंड से, तो वो क्या एक्साइटिंग हो सकता है। अगर कोई एक बजिंग साउंड दे रहा है, कोई साउंड दे रहा है, जैसे मधुमक्खी की आदत क्या है, वो एक बजिंग साउंड क्रिएट करता रहता है, तो अगर कोई ऐसा साउंड क्रिएट करे जो उत्साह दे, खुशी दे, है ना, तो वो बोलेंगे कि यू आर गिविंग ए बज, मतलब गिविंग ए ट्रायल या खुशी देना किसी को, ठीक है। तो समथिंग एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और स्टिमुलेटिंग आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो गिव ए बज मतलब गिव इट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग किसी चीज को बनाना, गिव ए बज बोलेंगे। मैं क्या बी लाइन में आपको बता चुका हूँ, और आगे मैं चलूँ तो एक और वर्ड आपके सामने, पुट द बी ऑन समवन। पुट द बी ऑन समवन कहने का मतलब हुआ कि आस्क फॉर मनी विद फ्रॉम समवन, ठीक है, कि किसी से पैसे की मांग करना, ठीक है, ठीक है, किसी से पैसे की मांग कर, आप समझिए किसी को आप पैसा दिए और बगल वाला नहीं लौटा है, आपके लिए क्या हो गया, आप मान लीजिए आप किसी से पैसे लिए और आप पैसा लौटा नहीं रहे, तो बार बार बोलेगा भैया पैसा दे पैसा दे पैसा दे, फोन करेगा पैसा भला, आप बोलेगा नहीं पैसा अभी नहीं है शाम को देंगे, फिर शाम को वो कॉल करेगा, बोल पैसा वाला नहीं 2 घंटा में देंगे, फिर वो 2 घंटा में कॉल करेगा। तो जो बगल वाला आदमी बार बार आपसे पैसे की मांग करेगा, है ना, वो एक तरह का एक मधुमक्खी भै 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 बजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है बार बार। तो पुट द बी ऑन समवन मतलब हुआ कि बगल वाले से पैसे की मांग करना, एक जनरल मीनिंग है ना, एक जनरल मीनिंग है कि पुट द बी ऑन समवन मतलब बार बार फोन करके उससे पैसे मांगना।
तो किसी से पैसे मांगने का सेंस में पुटिंग द बी ऑन समवन, ठीक है। चलिए लास्ट, आज इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉमिस द अर्थ, मैं पहले बता चुका हूं, आस्क फॉर द मून, मैंने आपको क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, और प्रॉमिस द अर्थ, किसी को प्रॉमिस करना कि हम आपको एक घोड़ा गाड़ी देंगे, दे सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस द अर्थ कर दिए कि हम आपको पूरा पृथ्वी दे देंगे, तो आप नहीं दे सकते। आप एक ऐसी चीज के बारे में गारंटी दे रहे हो, प्रॉमिस दे रहे हो, जो संभव हो ही नहीं सकती। आप एक बार बोल दो कि हम आपको अपना पेन दे देंगे, वो हो जाएगा, लेकिन आप बोल दीजिए कि हम आपको अर्थ दे देंगे, पृथ्वी दे देंगे, तो संभव नहीं है। तो एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस है। उसी तरह क्राई फॉर द मून इम्पॉसिबल प्रॉमिस है। तो आज की जो ईडीएम की क्लास है यहीं तक रखते हैं, फिर हम 30 वर्ड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं।